हेलो, वेलकम बैक टू बिजनेस अड्डा क्लासेस। तो हमने पिछली वीडियो में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ लिए थे। तो चलो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। सबसे पहले इसमें है जो हमारा पॉइंट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। एक मैनेजमेंट आर्ट किस तरीके से होती है, मैनेजमेंट कला कैसे है। आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज acquired through study, observation and experience. The future of art as follow. आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल। देखो, किसी भी आर्ट्स को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उसके बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है। क्योंकि और ये हमें किस चीज़ के थ्रू मिलती है, स्टडी को लेकर, उसको ऑब्ज़र्व करने से और उसके एक्सपीरियंस को लेकर। इसी तरीके से एक मैनेजमेंट एक आर्ट है। जानते हैं कैसे? क्योंकि हमें मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तभी जाके कोई एक मैनेजर एक सक्सेसफुल मैनेजर बन पाता है और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है। तो आर रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसमें हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्वायर थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है। फर्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल knowledge. In every art, systematic and organized study material is available to acquire theoretical knowledge, and expert respective fields apply these principles for their respective art form. क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमें जानने से पहले उसके बारे में हमें कुछ बातें पढ़नी पड़ती हैं और उन सबको प्रैक्टिकली बेस पर किया जाता है। स्टडी मटेरियल जैसे कि आर्ट ऑफ नॉलेज, हम जैसे जैसे हम आर्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं कि किस तरीके से कैसी डिज़ाइन को बनाया जाता है, इसी तरीके से मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट को जानने के लिए भी हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक, थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़नी पड़ती है उसके बारे में, एक्सपर्ट इन द रेस्पेक्टिव फील्ड अप्लाई, और उसके बाद तब कहीं जाकर हमें उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने पड़ते हैं जो मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। सेकंड हमारा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड थस आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि जो आर्टिस्ट होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग आर्ट को बनाता है। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है और जो कि मैनेजर द्वारा अलग तरीके से हर चीज़ पर अलग अलग किया जाता है। जैसे कि किसी को पॉजिटिव इफ़ेक्ट से, किसी को नेगेटिव इफ़ेक्ट से, किसी को इंसेंटिव करके, किसी का प्रमोशन करके, किसी को ले ऑफ करके। इस तरीके से ये क्या होता है, इसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और इसमें हमेशा हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन एंड थस दैट इज़ अ वेरी एवरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव। किसी चीज़, देखो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट में हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को अगर हम बार बार उस चीज़ को करेंगे तो वो हमारी हो जाती है प्रैक्टिस, और उसी चीज़ से हम किसी भी नई चीज़ को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट के अंदर होता है। जब तक कोई भी मैनेजर किसी भी फर्म के अंदर बार बार अपनी प्रैक्टिस को नहीं करेगा, उसे अपने फॉलो नहीं करेगा उस प्रिंसिपल को, तब तक वो आगे सक्सेसफुल एक मैनेजर नहीं बन सकता। तो इसमें कहा गया है आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट्स। For example, the music created by musician as different through the musical note used are the same. इसमें एक एग्जांपल लिया गया है क्योंकि जो एक म्यूजिशियन होता है वो हर फिल्म वगैरह में म्यूज़िक अलग लेता है, और ना कि वो हर चीज़, और आपने देखा होगा कि हर चीज़ में अलग अलग वो अपनी एक रिदम डालता है। तो इसी तरीके से एक मैनेजमेंट होता है, उसका फॉर्म में यही काम होता है कि वो किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करे अलग अलग तरीके से।
तो ये हमारा हो जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं, एक छोटी सी बात लिखी हुई है, एवरी मैनेजर हैज़ his own unique style of managing things or people. She uses his creativity in applying by management technique and skills. Improve with the regular applications since all the feature of art are present in the management. So it called an art. आप समझ ही गए होंगे, जितने तरीके के मैनेजर होते हैं वो अपने अपने तरीके से ही वर्क करते हैं और अलग अलग आर्ट्स को यूज़ करते हैं, मतलब अपने नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही उस चीज़ को मैनेज करते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया वाई द मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें थ्रू प्रैक्टिस की नॉलेज होती है, स्किलफुल होना पड़ता है, एक्सपीरियंस होना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है। अब जस्ट लाइक सेकंड हमारा ऑप्शन आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो साइंस यहाँ पर बात क्यों कही गई है, क्योंकि साइंस में भी हमें वही हमारा सबसे पहला बात होगी थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर, क्योंकि एक साइंस क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। Science is a systemized body of knowledge that is based on general truth which can be tested anywhere, anytime. The future of sciences follow. क्या होता है कि एक साइंस में जब भी हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक सेम आता है, और ये एक सिस्टमेटिक बॉडी की तरह काम करता है। इसलिए जो मैनेजमेंट होता है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी की तरह ही काम करना होता है एक मैनेजर को एक फर्म के अंदर, जिससे कि ये जनरल तौर पर बेस होता है, और इसको काफ़ी मैनेजर अगेन एंड अगेन उसी चीज़ को करके उसको एक परफेक्ट एक मैनेजमेंट का प्रोसेस बना देते हैं। तो हमने सबसे पहले जानते हैं इसके पार्ट के बारे में। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है साइंस एज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, जैसे जैसे अलग अलग आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करोगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, और इसमें भी बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना हम नॉलेज के कोई भी वर्क को नहीं कर सकते। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट, हमें बार बार किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है और ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या ये प्लान हमारा करेगा या नहीं। इसी तरीके से हमारा एक मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि हम किसी भी काम को करते हैं, कोई भी एक प्लान बनाते हैं, मान के चलिए हम एक लेटेस्ट एग्जाम्पल कोई भी एक हम प्लान बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि क्या ये प्लान काम करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में सोचना पड़ता है, तो और उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आगे ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए ये होता है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ थर्ड हमारा पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब हर जगह यूजेस होने वाला। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल फिनोमिना। साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो हर बार को ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके और इसका सेम रिजल्ट आए तभी उसको प्रिंसिपल किया जाता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि हर काम को अलग अलग तरीके से करके और एक ही रिजल्ट आना, तो वो हमें कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। नाउ हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा कंक्लूजन के बारे में। मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है, एंड इट प्रिंसिपल डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन अ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। और जो भी इसके प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट को देख कर ही एंड ऑब्जर्वेशन करके, विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल बट दे हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग द गिवन सिचुएशन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ही देखकर बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई कुछ और प्लान के लिए कोई और एक्सपेरिमेंट या किसी और चीज़ के लिए कोई और प्लान बनाना, तो अलग अलग जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही मैनेजर इसको क्रिएट करेगा। अब एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट प्रिंसिपल प्योर साइंस।
हाँ, इसमें ये फीचर हमारा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑफ द सिचुएशन। सो इट मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस, इसे हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते। दिस प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक इट एक सोशल साइंस, हम इसे सोशल साइंस कह सकते हैं। जैसे जैसे लोगों का नेचर होता है वैसे वैसे मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को उसी तरीके से अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है अपने एक गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा कराने के लिए। सो हमने जान लिया इसमें मैनेजमेंट एज एन साइंस कैसे है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कि CA, CMA, CS और हमारे MBA। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, आज पहले ये फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब ये फ्यूचर इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमें एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए कुछ डिग्रीज चाहिए, जैसे कि MBA, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जिसके पास ये डिग्री होगी तो वही मैनेजर माना जाएगा। इसी तरीके से इसमें डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री होगी और तभी वो डॉक्टर माना जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Profession means as no occupation for which specialized knowledge and skill are required and is restricted. The main future profession are as follow. देखो, जिसके पास ना नॉलेज होगी और ना उसके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन होगी वो प्रोफेशन नहीं माना जाएगा इस, और वो रेस्ट्रिकेटेड एंट्री हो जाएगा इस प्रोफेशन में आने के लिए। देखो, सबसे पहला हमारा जो है वेल डिफाइनेड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले इसमें बात करते हैं वेल डिफाइनेड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें अगर जिस किसी भी प्रोफेशन में हम वर्क करें, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे हम MBA कर रहे हों, चाहे CA कर रहे हों, चाहे CS कर रहे हों, चाहे CMA कर रहे हों, हमें सबसे पहले उसके बारे में वेल डिफाइनेड बॉडी ऑफ नॉलेज, हमें सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस कंपनी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, टर्म्स, एक्टिविटी दैट मेक अप अ प्रोफेशनल डोमेन, और जो कि हमें मिलती है एक्टिविटीज़ को करने से और प्रोफेशनल डोमेन से। अगर हम सब चीज़ टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो हमें इजीली तरीके से हम प्रोफेशन बन सकते हैं। इसमें अब आता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशन डिग्री। जब तक आपके पास कोई भी एजुकेशन डिग्री नहीं होगी तब तक आप इस मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं कह सकते। इसलिए आपको इन एवरी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास या कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू या किसी भी डिग्री के थ्रू आपको प्रोफेशन माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि प्रोफेशनल एसोसिएशन। हाँ, इसमें प्रोफेशन एसोसिएशन होगा। All professions are affiliated to professional association which regulate entry and frames code of conduct relating to the profession, IG, IMA, ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि तुमने देखा होगा कि एक जब CA बनने के बाद उसको डिग्री या जो नंबर मिलता है वो ICAI के थ्रू होता है। जब तक वो ICAI के थ्रू सबमिट नहीं होगा तब तक वो बंदा प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, तब तक वो बंदा CA नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। या आप मान के चलिए हम कहीं से भी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जब तक हमारे पास उस प्रोफेशनल एसोसिएशन की स्टैम्प हमारे पास नहीं होगी तब तक आप प्रोफेशनल नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल का मतलब यहाँ पे आपको बता दूँ लीगली होता है। ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें हम बात कर लेते हैं ऑल प्रोफेशन बाउंड ऑफ बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। तो सभी के पास एक कोड होता है, जैसे कि ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICSI, इंडियन चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि अपना एक कोड देती हैं जिससे कि उसकी ID बन जाती है। इससे पता चलता है कि वो बंदा किस चीज़ में प्रोफेशन है। सर्विस मोटिव, द मेन प्रोफेशन इज टू सर्व टू क्लाइंट, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो किसी भी क्लाइंट को सर्व करना। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फ्यूचर ऑफ अ प्रोफेशन एंड थर्स इट नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर, ETC। तो आज हमने 3 इसमें पढ़ लिए हैं अपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ा था
नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसमें कि हमने कॉमन चीज़ें जान लेते हैं। तीनों में क्या है, सबसे पहला एग्जिस्टिंग या थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ आर्ट में भी, साइंस में भी और हमारा प्रोफेशन में भी होना चाहिए। सेकंड नंबर आता है हमारा, हमें क्रिएटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन, हमें आर्ट में भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है और ऑब्जर्वेशन की, और हमें साइंस में एक्सपेरिमेंट की और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और साइंस आर्ट में भी हमें सिस्टमेटिक थ्रू से काम करना पड़ता है और इसमें भी हमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है। ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होता है, वो हमारा वो किस पे होता है, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के ऊपर। कोई भी एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी इन एग्जैक्ट साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।